नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। राजधानी दिल्ली में घर घर राशन की योजना पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की फाइल मंजूरी के लिए एक बार फिर से उपराज्यपाल को भेज दी है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने की अनुमति दे दी है। ऐसे में आप भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दें ताकि दिल्ली में जल्द से जल्द राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू हो सके। तो ये क्या विवाद था, इस वक्त आपकी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मंत्रिमंडल ने योजना को मंजूरी दी, लेकिन बाद में योजना अटक गई। योजना को सीएम घर घर राशन योजना नाम के तहत अधिसूचित किया गया था। केंद्र सरकार ने सीएम घर घर राशन योजना पर आपत्ति जताई थी। तारीखों के हिसाब से देखिए 24 मार्च 2021 को दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना में से मुख्यमंत्री शब्द हटाया। नई फाइल को एलजी ने मुख्यमंत्री के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था। 2 जून 2021 की ये बात है। 1 अक्टूबर 2021 की अगर बात करें तो हाईकोर्ट ने घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी। ये सरकार के हित में फैसला आया था। दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर को एलजी को फिर से डोर स्टेप राशन डिलीवरी की फाइल भेजी है, यानी आज की बात है। और 6 मार्च 2018 की बात करें तो दिल्ली कैबिनेट ने डोर स्टेप डिलीवरी को लागू करने का फैसला किया था। मंत्रिमंडल ने योजना को मंजूरी दी थी। नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना थी और नाम को ही लेकर ऐतराज। योजना को सीएम घर घर राशन योजना नाम के तहत अधिसूचित किया गया था। बाद में नाम बदलना पड़ा। केंद्र सरकार ने सीएम घर घर राशन योजना पर आपत्ति जताई। 19 मार्च 2021 की बात है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना में से मुख्यमंत्री शब्द हटा दिया था 24 मार्च 2021 को। उसके बाद भी योजना अधर में लटकी रही। उसके बाद 1 अक्टूबर को हाईकोर्ट का फैसला आया और फैसले में कहा गया कि आप घर घर राशन की डिलीवरी दे सकते हैं। अब उसके बाद यानी 5 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से एलजी को फाइल भेजी है कि हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अब कृपया करके आप भी अपनी मंजूरी दे दें ताकि हम गरीबों के घर तक राशन पहुंचा सकें। दिल्ली सरकार अगले साल में आर्मी प्रिपरेटरी स्कूल की शुरुआत करने जा रही है। इस स्कूल में सेना में जाने के इच्छुक विद्यार्थियों को 2 साल तक एनडीए परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अगले साल राजधानी में आर्मी प्रिपरेटरी स्कूल की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य सेना में शामिल होने के इच्छुक बच्चों को 2 साल तक एनडीए परीक्षा की तैयारी कराना होगा। स्कूल में छात्रों के फिजिकल फिटनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब देशभक्त सैनिक बनेंगे। इतना ही नहीं, इसी साल दिल्ली में पहली बार सेना भर्ती रैली का आयोजन भी किया जाएगा। इस रैली का आयोजन भवाना स्टेडियम में होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शुरू की गई अनूठी पहल मोटिवेशनल स्पीकर सीरीज में सेना में अधिकारी बनने और यूपीएससी का सपना देखने वाले बच्चों को एक ऐसा मंच मिलेगा जहां युवा सैन्य अधिकारी, आईएएस, आईपीएस अधिकारी सीधे संवाद के जरिए बच्चों के साथ पढ़ाई और तैयारी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करते हैं। इससे विद्यार्थियों में इन परीक्षाओं को लेकर समझ पैदा होती है और स्टडी प्लान बनाने में मदद मिलती है। बहरहाल बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है और देश की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती होने के इच्छुक विद्यार्थियों को एक मौका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उधर शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आज दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद संजय राउत ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय राउत जी हैं। सर, आज राहुल गांधी से आप मिले हैं, क्या कुछ बातचीत हुई? जो बातचीत हुई है वो दोनों में हुई है। जरूर देश के बारे में हुई है, देश में जो घटनाएं चल रही है उसके बारे में हुई है, महाराष्ट्र के बारे में हुई है, लखीमपुर खीरा के बारे में हुई है, प्रियंका गांधी के बारे में हुई है, भविष्य के बारे में हुई है देश के, वो तो होती रहेगी। लखीमपुर मामले में सर क्या विपक्ष एकजुट होगा? होना ही चाहिए। अगर विपक्ष एकजुट नहीं हो गया तो हमारे ऊपर भी, हमको भी कुचल दिया जाएगा। हमारे ऊपर भी, हम जब सड़क पर चलते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक को, तो हमारे ऊपर भी गाड़ी डाल देगी। सर कह रहे हैं, योगी सरकार कह रही है कि सियासत को हमने समाधान में बदल दिया, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ठीक है, समाधान क्या होता है
जब किसान जो गाजीपुर में बैठे वो आप अपने घर जाएंगे तब समाधान होगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये संजय राउत जी जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो किसान है वो वहाँ पे गए हैं और कहीं ना कहीं किसानों को न्याय मिलेगा तभी ये न्याय हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव माथुर के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत भी की। मौसम बदलना शुरू हो गया है और कुछ ही दिनों में पराली दिल्ली के आसमानों को घेर लेगी। शीला दीक्षित सरकार में एमएलए रहे अनिल भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री से कई सवालात पूछे। आइए जब उनसे इस बारे में बात करेंगे। सर नमस्कार, क्या पूरा मामला है जो आपने आज पराली को लेकर और दिल्ली में जो प्रदूषण आने वाले वक्त में होगा या उसकी क्या कुछ है, तो उसके ऊपर आपने क्या बात रखी है? देखिए, लगातार पिछले 4-5 साल से दिल्ली सर्दियों में गैस चैम्बर बन जाती है। दिल्ली की आबो हवा पूरी तरह जहरीली हो जाती है और इन हालातों के लिए दिल्ली की सरकार और उसके मुख्यमंत्री कह रहे थे कि पराली जिम्मेदार है। अब पराली की जिम्मेदारी कितने % है, इन्होंने कहा कि मेजर फैक्टर जो है वो पराली है। लेकिन जो रिसर्च से निकल के आया कि दिल्ली में वाहन प्रदूषण 41% जिम्मेदार है, पराली की तो बहुत कम परसेंटेज है, 10 से भी कम। तो पराली पे भी काम करिए, लेकिन जो और कारण हैं, जो मेजर रीजन्स हैं दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने के सर्दियों में, उस पर सरकार को अपना एक्शन प्लान देना चाहिए। उसको कैसे कम करे उसके लिए काम करना चाहिए। और अब आज तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कोविड-19 जैसी बीमारी है वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसका सांस की उससे रास्ता निकलता है, अस्थमा के पेशेंट बढ़ जाते हैं। कोविड में भी इससे बहुत बड़ा खतरा बढ़ेगा क्योंकि ये लंग्स का और आपके सिस्टम को डैमेज करती है। तो आपने उसके लिए पहले से प्री प्लान होकर काम करना चाहिए। आप पराली को आपने मॉडल पेश किया, बायो डिकम्पोजिंग मॉडल। आपका पिछले साल 1500 कुछ किसान रजिस्टर्ड हुए, अब के 800 आए। वो कहते हैं साहब घोल तो बांटा 40,000 रुपये का और ऐड किया 16 करोड़ रुपए का। ऐड तो आप करिए लेकिन काम करके करिए ना। आपने स्मोक टावर लगा दिया कि स्मोक टावर शुरू हो गया जी, स्मोक टावर के लगने के कई दिन बाद तक स्मोक टावर शुरू नहीं हुआ और आपने उस पर एडवर्टाइजमेंट ले लिया, आप जाके वहाँ उद्घाटन करिए। तो हमारा ये कहना है कि जो विंटर एक्शन प्लान है सरकार का, उस पर हमें शंका है, आशंका है, परेशानी है कि वो इम्प्लीमेंटेशन ऐसा ही ना हो जैसा अभी मानसून प्लान का हुआ। मानसून में एक बारिश होती थी 1 घंटे की और पूरी दिल्ली जाम। बहुत शुक्रिया। तो ये थे अनिल भारद्वाज जी, जिन्होंने ये बात बताई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक ब्लेम गेम खेलते हैं और दूसरे राज्यों के ऊपर अपनी जो खामियां हैं वो थोप देते हैं। मौसम तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एडवांस ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च कर दिया। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में यह ऐप कैसे सहायक होगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आज एडवांस ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से दिल्ली का कोई भी नागरिक प्रदूषण संबंधित शिकायत ग्रीन वॉर रूम तक पहुंचा सकता है। इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले साल ऐप के माध्यम से 27,000 शिकायतें आई थी, जिनमें से 23,000 से ज्यादा शिकायतें दूर हुई हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विंटर एक्शन प्लान, जिसमें टॉप 10 पॉइंट है जिसके आधार पर सरकार काम करेगी, उस विंटर एक्शन प्लान का सबसे अहम कड़ी है दिल्ली ग्रीन ऐप और दिल्ली का ये ग्रीन वार रूम। क्योंकि ये जो वार रूम है, ऐप के माध्यम से सीधे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में जोड़ता है। वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में पिछले साल 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे, लेकिन इस बार 150 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। ग्रीन वॉर रूम के लिए 21 सदस्यीय टीम बनाई गई है। पूरे विंटर सेशन में टीम 24 घंटे 7 दिन काम करेगी। बहरहाल दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है, लेकिन ये ऐप प्रदूषण को नियंत्रित करने की लड़ाई में कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली सरकार से रामलीला मंचन के लिए गाइडलाइंस जारी करने के बाद लव कुश रामलीला कमेटी की तैयारियां जोरों पर हैं।
पिछले 4 दिनों से विशाल स्टेज बनाया जा रहा है और अब इसका काम भी पूरा हो चुका है। स्टेज को चारों तरफ से रंग बिरंगी LED लाइट से सजाया जा रहा है। लाल किले के पास हर साल की तरह इस साल भी लाल लीला मंचन 6 से 16 अक्टूबर तक चलेगा। कोविड के चलते सीमित संख्या में ही दर्शकों के बैठने की व्यवस्थाएं होंगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन हो सके। अशोक कुमार जी जो कि लीला के आयोजक हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये पिछले साल जो रामलीला का आयोजन नहीं किया गया था कोरोना काल की वजह से, लेकिन इस बार किया जा रहा है, क्या कुछ अलग होगा इस बार? इस बार अलग तो होगा। इस बार 40 तो भजन है, इसमें 40 भजन है और आपको बहुत ही मतलब जहाज वगैरह दिखे देंगे, इसमें हनुमान जी उड़ने वाले दिखेंगे और मंच हमारा बढ़िया बन रहा है। सब कुछ अलग होगा इस बार, सब कुछ अलग होगा। हाँ जी। अच्छा, कोरोना के नियमों का पालन किया जाएगा? कोरोना का पालन सब कर रहे हैं, हम भी करेंगे और बल्कि बाकायदा हम गेट पे भी बैठाएंगे किसी को जो कोई अगर मास्क लेकर के नहीं आता है तो लवकुश रामलीला कमेटी की तरफ से उनको मास्क भी फ्री दिया जाएगा और उनके हाथ भी साफ कराए जाएंगे और कुर्सियाँ भी जो हम आप देखिए हमारी लग गई हैं, डिस्टेंस दे करके रखी गई हैं। अच्छा, मेरे साथ इस समय लवकुश रामलीला कमेटी के डायरेक्टर भी मौजूद है, शैल जी, उनसे भी जानेंगे। सर, पिछले साल तो नहीं हुई थी लेकिन इस बार हो रही है, क्या कुछ अलग है और कौन से एक्टर, बड़े एक्टर जो इसमें किरदार में? देखिए, लवकुश तो रामलीला हर बार ही अलग होती है, हर बार पिछली बार से अलग कुछ ना कुछ नया करते हैं। जैसे इस बार भी हो रहा है, 6 नए विमान बनाए गए हैं, ड्रेस सेटअप में भी चेंजेस है, ड्रेसेस में नई ड्रेसेस तकरीबन 500 ड्रेसेस नई तैयार हो गई है और जो आर्टिस्ट की है सीता का समीक्षा भटनागर कर रही हैं जो बॉलीवुड एक्टर है और राम का कैरेक्टर कर रहे हैं गगन मलिक जी। तो ऐसे बॉलीवुड से अनूप बख्शी जी, सुदेश बेरी, ये सब बहुत से कलाकार, तकरीबन 40 कलाकार बॉलीवुड से हैं। बाकी दिल्ली अपना टीवी कलाकार हैं, दिल्ली से भी, मुंबई से भी और अपना जो थिएटर आर्टिस्ट है वो भी और जो रामलीला करते हैं वो भी। तकरीबन 400 से 500 लोगों की टीम है जो लीला का मंचन करेगी। कितनी सीटिंग है इस बार जो आपकी मीटिंग में हुई होगी? तो सीटिंग में जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार ओपन एरियाज में 50% की कैपेसिटी अलाउ है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के संबंध में अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर आज 10 दिन के कानूनी ऐड ऑन कोर्स का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्वी जिला न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक जगोत्रा ने किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। रिलेटेड है तो ऑफ कोर्स टिप्स तो लॉ के ही रहेंगे, बेसिक टिप्स तो लॉ के ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो एक आदमी की जो सोच है उसको वाइडन करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए कुछ इनपुट्स दिए हैं। तो मोटो तो हमारा यही है कि हर एक को कम से कम बेसिक लॉ तो सबको पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हमको अपने राइट्स या अपने लॉज नहीं पता होंगे तो हम उनका उपयोग कर ही नहीं सकते। तो हम सभ्य समाज में रह के भी असभ्य ही रहेंगे अगर हमें लॉ नहीं पता है। तो लॉ का जानकारी, बेसिक जानकारी वो इतनी आवश्यक है जितनी कि एक एक्सपर्ट को होती है, उतनी कॉमन मैन को होनी चाहिए बेसिक। सर, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स ने खास तौर से आरक्षण की बात उठाई थी कि इसके मामले में आप कुछ प्रकाश डालिए, क्या ये कहाँ तक जायज़ है या इसको कुछ तब्दीली होनी चाहिए इसमें? देखिए, ये प्रश्न मेरे से करना उतना उचित नहीं होगा क्योंकि ये काम लेजिस्लेचर्स का है। पर्सनल ओपिनियन कुछ भी रह सकता है आदमी का, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने एक टाइम लिमिट सेट करी थी इसके लिए। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये टाइम लिमिट में ही रहे, ये अनलिमिटेड ना हो जाए। इतना मेरा सिर्फ आग्रह या जो भी सोच है वो ये है, विद इन टाइम रहे, टाइमलेस होने से चीज़ खराब। कॉलेज में हमने आज एडवांस कोर्स की शुरुआत की है और 10 दिनों तक ये हमें चलने वाला है और स्टूडेंट्स को हर कानून के विषय में बताया जाएगा कि वो दिल्ली में भारतीय कानूनों से अवगत हो सकें
और अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से वो जानकारी जो यहाँ हासिल करेंगे वहाँ तक पहुँचाएँ। 2nd of October to 14th of November नालसा ने एक पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम रखा है। तो हमारा एम ये है कि 45 डेज़ में हम पूरा का पूरा भारत कवर करें, एक एक इंसान तक पहुँचे, उनको अपने राइट्स के बारे में बताएं। आज जो हमने प्रोग्राम इनॉग्रेट किया है वो एक एड ऑन कोर्स है अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। ये 10 दिन के लिए चलेगा। इसका वैलिडिटी जो होगा वो 26 अक्टूबर 2000। उधर द्वारका जिले के डाबड़ी थाना इलाके में बीती रात एक महिला की सरेआम उसकी दुकान के बाहर ही हत्या कर दी गई। यह मामला सामने आया। महिला की हत्या का सीसीटीवी वीडियो भी आपके सामने है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आरोपी ने गला रेत कर महिला की हत्या कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब आरोपी को बचाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर भी हमला बोल दिया, साथ ही गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसमें कई पुलिसकर्मियों की चोट भी लगी है। उसका नाम विभा था। अनफॉर्चुनेटली बहुत यंग उम्र में उसकी मौत हो गई। वो तकरीबन 30 साल की थी। मैं खुद और विक्रम मौके पे सबसे पहले पहुंचे थे। विभा के 2 बच्चे हैं और बड़ा दुख है मुझे कि ये काम हुआ एक सरफिरे आदमी के कारण जो उस समय शराब में धुत था। कहानी की घटनाक्रम कुछ ऐसी है कि तकरीबन 10 बजे के लगभग वो विभा जो है एक सब्ज़ी की दुकान चलाती है, वो अपने पति के साथ चलाती है। और जो ये आदमी है जिसने उसका मर्डर किया, इसका नाम दीपक है। और ये तो दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। पिछले 2 दिनों में कोरोना की संक्रमण दर दोगुनी हो गई है, जो अपने आप में एक चिंता का विषय, क्योंकि इसे तीसरी लहर के अलर्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती दिखाई दे रही है। 57 दिनों के बाद दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण दर 0.10% दर्ज हुआ है। इससे पहले दिल्ली में औसतन 0.04 से लेकर 0.08% के बीच संक्रमण पाया जा रहा था, लेकिन सोमवार को ये 0.10% तक पहुंच गया। आपको बता दें, इससे पहले 8 अगस्त को दिल्ली में 67,316 सैंपल की जांच की गई थी। 66 नए मामले सामने आए थे। 4 अक्टूबर को सिर्फ 34,038 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 34 नए मरीज सामने आए। संक्रमण दर 0.10% पर आ गई। एक दिन पहले यानी 3 अक्टूबर को 33 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी, लेकिन संक्रमण दर 0.07% था। यानी 2 दिनों में संक्रमण दर बढ़कर डबल पर पहुंच गया है, जो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली में कोरोना का ट्रेंड बढ़ा है या नहीं। हो सकता है कि यह अचानक हुआ हो और मंगलवार या बुधवार को ये कम हो जाए, लेकिन अगर ट्रेंड बढ़ता रहा तो चिंता की बात जरूर होगी। इसीलिए इसे अलर्ट के रूप में लेना चाहिए और सभी को कोविड नियमों का पालन सख्ती से करना चाहिए, ताकि कहीं से भी संक्रमण को फैलने का मौका ना मिल सके। बहरहाल एक बार फिर से तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है, जिसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार तो प्रयासरत है ही, लेकिन आपको और भी जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि कोरोना के खतरे को रोका जा सके। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।